हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आपका अपना प्यारा सा चैनल। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया है अबाउट टू चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार पीछे का रिकॉल करते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा कि वी हैव टू बॉडीज A and B and this body have negative charge Q1 and this body have positive charge Q2। और अभी हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था कि नेगेटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर अगर ये नेगेटिव हैं दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ओके। ये हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा, बट मुझे अगर इन दोनों का फोर्स कैलकुलेट करना है कि ये बॉडी इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, या Q2 जो है Q1 को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्या हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमें ये पता है सिर्फ अट्रैक्ट करता है, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करें, वो हमें बताया कूलम्ब्स लॉ। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कूलम्ब्स लॉ एंड लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स की अमाउंट क्या होगी, कितना फोर्स लगेगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा देता है हमें, कूलम्ब्स लॉ। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, force between two point charges is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। आइए देखें इसका एक्सप्रेशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, this is Q1, suppose that these are the point charges Q1 and this is Q2 and this is the distance between R between them। so Q1 जो है Q2 को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? so according to Coulomb's law, force is directly proportional to product of their charge। उन पे जितना चार्ज उसका क्या करो, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट R square। F is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square।
this first and second, from first and second we get this equation. हम proportionality साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो तब भी प्रोपोर्शनल साइन जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वल टू का सिंबल और दूसरा कांस्टेंट. सो k इज कांस्टेंट, q1 एंड q2 बाय r स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फॉर द Coulomb's law to find force between 2 point charges. F is equal to k q1 q2 by r square. What is k? K is proportional constant. ये हमारा proportionality constant है. This is our Coulomb's law. So please write down this. आइए अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये है क्या. तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट इज k इज q1 q2 बाय r स्क्वायर. तो यहाँ से k क्या बताया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी. of the medium. Epsilon is permittivity of the medium. So यहाँ से अभी तक हमने पढ़ा फोर्स जो है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के बराबर यहाँ से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. और यहाँ से हमारे पास k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. अब यहां से हमें देखना है व्हाट इज परमिटिविटी. ये है क्या परमिटिविटी. तो पहले देखिएगा फोर्स क्या हो गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फॉर Coulomb's law. ओके. अब हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है. सो ये परमिटिविटी होती क्या है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन इट, और क्या मतलब होता है. तो देखिएगा यहां जो परमिटिविटी है ये बेसिकली है क्या, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम. सो व्हाट इज एप्सिलॉन. Epsilon is a property of a medium. This is property of the medium. ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि दो, यहां हमने कहा कि एक चार्ज ये रखा हुआ, मान लो एक चार्ज ये रखा हुआ है और दोनों ही क्या है पॉइंट चार्जेस हैं. दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने निकाला और वहां से हमारे पास कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन. यस. तो यहां परमिटिविटी बेसिकली क्या है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि ये जो परमिटिविटी है ये हमें बताता है कि जो फोर्स है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे वेरी करेगा. क्या बोला मैंने, वेरिएशन ऑफ फोर्स जो होता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो किसकी वजह से होता है, परमिटिविटी की वजह से. तो परमिटिविटी इज अ रीजन फॉर द वेरिएशन ऑफ फोर्स व्हेन वी चेंजेस द मीडियम. देखिएगा क्या मतलब है इसका. मतलब ये हुआ कि सपोज ये दो चार्जेस हैं और ये चार्ज इसको यहाँ मान लो Q1 जो है
वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है सपोज दैट। और यहाँ मीडियम क्या है, क्या कहा मैंने, मीडियम फ्री स्पेस है, एयर है सपोज दैट, या फ्री स्पेस। अब हमने इन दोनों चार्जेस को रख दिया, Q1 Q2 दोनों को ही रख दिया, मान लो हमने वाटर के अंदर, और हमने इसका फोर्स कैलकुलेट करा, और हमारा फोर्स आता है 90 न्यूटन। फोर्स क्या आया, 90 न्यूटन। तो यहां पे देखिएगा, जब यहां कोई मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस था, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन। और हमने जब दोनों चार्जेस को, चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, उसके बावजूद भी हमारा फोर्स वेरी करता है। वो कितना आया, 90 न्यूटन। ये कैसे वेरी किया भाई, तो ये किसकी वजह से वेरी करता है, हमारा एप्सिलॉन, या वी कैन से परमिटिविटी। किसकी वजह से, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां से क्या मतलब आया, क्या मतलब समझे, कि परमिटिविटी जो है वो फोर्स को रिड्यूस करने के लिए काम आती है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी है, वो फोर्स को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब फोर्स में अपोजिशन पैदा करता है। फोर्स में क्या पैदा कर रहा है, अपोजिशन। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अपोजेज फोर्स, which opposes force between charges। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, कौन, परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी ज्यादा है किसी मीडियम की, तो वो फोर्स का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा, वो फोर्स का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा ना। इसीलिए जो K आता है वो 4 पाई एप्सिलॉन आता है। आगे बात समझ में। तो परमिटिविटी है जो वो किसका अपोज करती है, आपके फोर्स का अपोज करती है। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, फोर्स का उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, मीन्स फोर्स उतना ही कम होगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। सो परमिटिविटी से क्या समझे, परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। हर एक मीडियम के लिए एक कांस्टेंट परमिटिविटी है, कांस्टेंट अपोजिशन है। उस कांस्टेंट अपोजिशन को हमने जो नाम दिया दैट इज परमिटिविटी, और उसका सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल, एप्सिलॉन, या कई बार हम बोल देते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ओके, सो परमिटिविटी समझ में आया आपको। अब आगे देखिएगा, अब दोबारा से आ जाओ अपनी वही इक्वेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहां से एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। तो यहां से सीधा समझ में आया ना कि एप्सिलॉन जो है वो आपके फोर्स को वेरी करता है, बट इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी मीडियम। वाटर की परमिटिविटी फिक्स है, ठीक है, ग्लास की परमिटिविटी भी फिक्स है, हर एक मीडियम की परमिटिविटी फिक्स है। इसीलिए हम इसको फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई K is equal to 1/4 pi epsilon। ओके, सो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज कांस्टेंट। आइए चलो इसके अभी हम क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह फाइंड करें। सो पहले तो यूनिट फाइंड करते हैं, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन या परमिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से फाइंड करें। सो इसको हम क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, कूलम इंटू कूलम। फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन इंटू आर इज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर स्क्वायर। सो क्या यूनिट आ गई, कूलम स्क्वायर
न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2. दिस इज द यूनिट फॉर परमिटिविटी एंड द डायमेंशंस. डायमेंशन क्या होंगे इसके? सो डायमेंशन भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है. कैसे? 4 पाई इज अ कांस्टेंट, तो इसका कोई आपका डायमेंशन होता नहीं है. फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2 इंटू चार्जेस के क्या होंगे? a t एंड डिस्टेंस इज l स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? m-1, ठीक है, और 1l एंड 2l. नीचे कितने l हैं? 2. ऊपर है कोई? नहीं है. तो ये क्या होगा? 2 + 1 3, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो l माइनस 3 अबाउट टाइम पे t स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो गया? t1 2, और ये जब नीचे से t ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का, तो क्या हो गया? 2 + 2 4 एंड a स्क्वायर. This is the dimensional formula for permittivity. Understood? इसको छाप लो जल्दी से. आइए, तो हमने पढ़ा परमिटिविटी क्या होता है भाई. परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को वेरी करवाता है. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है. उसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला देखा, उसको हमने यूनिट स्टडी की है. ठीक है, अभी हम परमिटिविटी को थोड़ा यहीं पे स्टॉप करते हैं. अब दोबारा से आते हैं हम कूलम्ब्स लॉ पे. और कूलम्ब्स लॉ क्या था भाई? फॉर्मूला क्या आया था हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r². ओके, परमिटिविटी को अभी के लिए हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि अभी हमें परमिटिविटी के लिए हम अलग से स्टार्ट करेंगे, नया लेक्चर बनाएंगे. उसमें आएगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r². दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. तो यहाँ हमने क्या कंसिडर किया था? 2 स्फेरिकल चार्जेस ले लिए हमने, और इनको पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया. और डिस्टेंस क्या है? देखिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो है यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर, मतलब Q1 के सेंटर से Q2 के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है. ये नहीं कि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, नहीं. ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हम? Q1 Q2 से. दूसरी बात, यहाँ पे हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज. और कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज. कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. मतलब पॉइंट चार्जेस पे ही के बीच में आपका फोर्स जो लगता है वही हम किससे निकालते हैं? कूलम्ब्स लॉ से. सो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी भाई? पॉइंट चार्ज की क्या डेफिनेशन होगी, है ना? सो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी आपने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा हमने. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता था भाई हमारा? कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते थे. कब? अगर हम डिस्टेंस की बात करें. जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूं कि यहाँ पे मान लो एक ट्रेन है, वो यहाँ से चलती है हमारी, दिल्ली से स्टार्ट हुई, और उसको कहाँ जाना है भाई? जयपुर जाना है. ठीक है, और हमने कहा भाई वो 3 घंटे में पहुँच गई. 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर उसने 3 घंटे में कवर किया. स्पीड निकाल ली हमने, 300/3 करके हम ऐसे निकाल लेते थे. क्या बोला भाई? किलोमीटर पर आवर. ऐसा कुछ क्वेश्चंस किए हमने. तो यहाँ पे हमने क्या देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी ट्रेन है इसकी कुछ तो लेंथ होगी कि नहीं होगी? लेकिन क्या हमने इस 300 किलोमीटर के अंदर ट्रेन की लेंथ को ऐड किया? नहीं किया, ऐड किया ना. तो हमने यहाँ क्या किया कि ट्रेन को हमने क्या कंसिडर कर लिया भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि जो उसकी जो लेंथ कवर की है उसके कंपैरिजन में ट्रेन की लेंथ क्या है? बहुत ही छोटी है. वी कैन नेग्लेक्ट दिस. लेकिन दूसरा केस लेते हैं
यहां पे एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है 500 मीटर, ठीक है, और यहीं पे एक ट्रेन जा रही है, और मैं कहता हूं ये ट्रेन इसको अगर ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल रही है और 100 मीटर लेंथ है आपकी ट्रेन की, तो मुझे ये बात बताओ, ये कैलकुलेट करके बताओ कि इस ब्रिज को कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो कितने टाइम में कवर करेगा भाई? हमने फॉर्मूला रखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कवर तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ क्या ब्रिज की डिस्टेंस ही लेंगे? नहीं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है देखो 100 मीटर यहाँ पे बिल्कुल एंड आएगा ट्रेन का, तभी तो हम बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है ना, यस और नो। तो हमने क्या किया, ब्रिज की जो लेंथ है उसमें ट्रेन की लेंथ को ऐड करेंगे और उसके बाद में 50 से डिवाइड कर देंगे। अब जो टाइम आएगा वो टाइम है। तो क्या समझे, यहां पे हमने ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया, लेकिन यहां कर लिया, तो ट्रेन तो दोनों ही सेम है। तो यहां क्या हुआ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की वो बहुत ज्यादा है उसके अपने जो डायमेंशन है, अपनी जो लेंथ है उससे, लेकिन यहाँ पे ब्रिज की लेंथ और इसके लेंथ में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा था, उसी से सेम रिलेट करता है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज को यहाँ डिफाइन करना है हम लोगों को, तो क्या बोलेंगे कि दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस के कंपैरिजन में, द डिस्टेंस जो दोनों चार्जेस के बीच में है, वो जो डिस्टेंस है वो और इन ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं इनके डायमेंशंस, इसके कंपैरिजन में इन ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पॉइंट चार्ज क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज क्या होगा, एज कंपैरिजन with length या distance between two charges is very larger than the dimension of ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन इस लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है, तो हम क्या बोल देंगे, ये आपके क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे कि आप अगर एक 5 मीटर रेडियस का अगर स्फीयर लें, उसको चार्ज कर दें, और दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है भाई इससे 500 किलोमीटर दूर, और ये 5 मीटर का दोनों ही है, तो यहाँ हम इन दोनों को क्या लेंगे भाई, पॉइंट चार्ज। यहाँ इसके 5 मीटर को कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट चार्ज क्या हो गया, अब हमें इसके डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, हम इसका कोई डायमेंशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका चार्ज देखेंगे। लेकिन अगर यही 5 मीटर रेडियस वाले दो स्फीयर हैं और इन दोनों के बीच में अगर 10 मीटर डिस्टेंस है, तो क्या हम अब इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट? नहीं करेंगे। अब हम इसका डायमेंशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायमेंशन को भी मेजर करेंगे और इसके चार्ज को भी। अंडरस्टूड? तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशंस 0 कंसीडर करें, सिर्फ उसका क्या कंसीडर करना है हमें, चार्ज, दैट इज पॉइंट चार्ज। ओके भाई, आइए ठीक है, तो हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स। कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस क्या होंगे, कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो आपका
हर एक, अब यूनिवर्सल नहीं है कि आप कहीं पे भी उस लॉ को इस लॉ से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं। तो क्या लिमिटेशन है? सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि भाई कूलाम्स लॉ वहीं लगता है। पहली बात तो फर्स्ट कि दोनों चार्जेस, जो हमारे दो चार्जेस हैं उसमें जो डिस्टेंस लेते हैं ना हम, वो डिस्टेंस दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन से ऐड होना चाहिए। किससे? दोनों चार्जेस किस पे होने चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन पे। और ये डिस्टेंस कंसिडर करेंगे हम दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, दोनों ही चार्जेस के बीच में। ओके, पहला तो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हुआ, दोनों स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यह क्या लिखेंगे? इट इज applicable for point charges which are joined by a straight line। दोनों ही किससे ज्वाइन होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन से। तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही आपका कूलाम्स लॉ बना हुआ है, ठीक है। सेकंड लिखते जाना साथ साथ। सेकंड, इट इज applicable for stationary charges। क्या लिखा मैंने? स्टेशनरी बोले तो रेस्ट, मतलब कूलाम्स लॉ कब लगा सकते हैं? जब चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है, तभी हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये इसकी एप्लीकेशन है। अब इस जो लिमिटेशन है इसको थोड़ा ब्रीफ में देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सपोज दैट दो चार्जेज हमारे Q1 एंड Q2, मैंने क्या लिखा? किस पे होने चाहिए? रेस्ट पे। तो अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो हम ये लॉ लगा सकते हैं, ये लॉ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक मोशन में हो तो क्या हम इसको यूज करेंगे? अगर इनमें से एक लॉ, अगर एक भी मोशन में आ जाए तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? ये आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रीजन बताएंगे। क्या वी कैन अप्लाई कूलाम्स लॉ इफ वन चार्ज इज इन मोशन एंड वन चार्ज इज एट रेस्ट। ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी? इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ because it depends upon medium। कूलाम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हम इसको हर एक जगह नहीं लगा सकते। स्पेस में कुछ और फोर्स आएगा। यूनिवर्सल बोले तो जैसे ग्रेविटेशन लॉ हमारा क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। अगर हम उसको स्पेस में भी अगर दो मासेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे या अर्थ पे यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आता है, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको यूनिवर्सल लॉ। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने एप्सिलॉन को पढ़ा है ना, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या कहती है? कि फोर्स क्या करता है? वेरी करता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसका क्या है? ये लिखा नेक्स्ट एप्लीकेशन, बार बार एप्लीकेशन ही आज निकल रहा है मुंह से। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कूलाम्स लॉ जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस, और ये कम डिस्टेंस कितनी है?
10⁵ मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्ज है हमारे पास, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁵ मीटर से अगर कम है तो कूलम्ब्स लॉ आपका फेल हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी कूलम्ब्स लॉ फेल हो रहा है। 10⁵15 मीटर समझे, मतलब आपके न्यूक्लियर जो साइज है ना, न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपका 10⁵15 मीटर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपका कूलम्ब्स लॉ फेल कर जाता है। ये आपके लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ जो हमारा है कहाँ पे फेल हो जाता है। तो पहला हमने पढ़ा कि ये आपका हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम चेंज करते ही फोर्स चेंज हो जाता है। फिर हमने कहा स्मॉल डिस्टेंसेस जो 10⁵15 मीटर्स मतलब 1 फर्मी से अगर कम है तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने कहा दोनों ही जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कहा, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जो दोनों किस पे होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्ब्स, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओके। तो आप लोगों को क्या कूलम्ब्स लॉ और लिमिटेशन समझ आया? ओके, लिमिटेशंस एंड कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया, आप लोगों को समझ में भी आया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। अभी जो हमारा कूलम्ब्स लॉ हमने स्टडी किया उसका फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला। थोड़ा सा अपने माइंड को रिमाइंड करो, और हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। याद आया कुछ? देखो कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है। यहाँ चार्ज है और यहाँ पे मास है, देखो कुछ सिमिलरिटी आ रहा है। और हमने बताया था जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देखो कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है ना, R², इनवर्स स्क्वायर लो, याद आया कुछ? चलो, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिमिलरिटीज। बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ में क्या सिमिलरिटीज हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी, तो यहां कूलम्ब्स लॉ देखिएगा, Cl कूलम्ब्स लॉ, और ये है ग्रेविटेशनल लॉ। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट यहाँ हम कह सकते हैं Q1 Q2 बाई R², और यहाँ है M1 M2 बाई R²। तो सिमिलरिटी देखिएगा, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, किसके? डिस्टेंस के। तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं डिस्टेंस बिटवीन द मासेस और चार्जेस, यही है ना। और ये इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ कि कूलम्ब्स लॉ और आपका ग्रेविटेशन लॉ है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, मीन्स बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी क्या है आपकी भाई, सिमिलरिटी है।
ओके, पहली सिमिलरिटी। दूसरा देखिएगा, बोथ आर सेंट्रल लो। दोनों ही सेंट्रल लो है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर मान लो ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, M1 है, ये मान लो इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, चार्ज इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, और डिस्टेंस क्या है R है। तो दोनों में डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होती है? दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तो ये कौन सा लो है? सेंट्रल लो है। ये आपकी सेकंड सिमिलरिटी है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, थर्ड, मैं इसको रब करके लिखता हूं। थर्ड, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दोनों ही लोग किससे हैं? कंजर्वेटिव है नेचर में। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब, हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे, याद आया कुछ? जहां पे कंजर्वेटिव बोले तो फोर्सेस, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को याद आया होगा कुछ, या विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा है ना, जो फोर्सेस आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करते। किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं भाई? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े ना हमने, वो कहां से स्टार्ट हुआ आपका ऑब्जेक्ट और कहां जाके रुका, उस पे डिपेंड करता है। ये मतलब नहीं है कि वो कहां से गया, मतलब मीन्स क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से घूम के ऐसे आया, मतलब ऐसे गया था, ये ए पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ, वो यहां से बी पॉइंट पे पहुंचा, और एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से स्टार्ट होके इधर को गया बी पे, और दोनों पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो उस पर, तो दोनों ही, ये जाए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचे या ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आए, दोनों का ही वर्क डन क्या होगा? सेम वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा? सेम वर्क डन करेंगे दोनों ही, तो उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। और यहाँ दोनों ही कंजर्वेटिव हैं नेचर में। नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? जिस पे पाथ डिपेंडेंसी हो, पाथ पे डिपेंड करते हो, मतलब वो ये डिपेंड करता है कि वो गया कहाँ से। ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और पार्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा इसके, और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपका फोर्स जो है, आप एक बात बताओ मुझे, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो ये Q1 मान लो इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है, ऐसे कंसिडर करो। चलो, ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेगेटिव जो है, पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों पे चार्जेस सेम है तो सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उतने फोर्स से ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। कुछ समझ में आया? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? और ऐसा ही हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ के अंदर, कि पहला मास जो है वो दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो कि दूसरा मास पहले को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से क्या हुआ? क्या कह सकते हैं हम? बोथ ओबे या बोथ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या है? सिमिलरिटीज है।
आइए इसकी डिसिमिलरिटी भी चेक कर लेते हैं। डिसिमिलरिटी आइए देखते हैं। पहला तो ऑब्वियस सी बात है, कूलम्ब्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, ये किस पे एप्लीकेबल है भाई? चार्जेस के बीच में लगता है। ये कहाँ लगता है? मासेस को। आगे बात समझ, पहले कि कूलम्ब्स लॉ है वो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करता है, और ग्रेविटेशन लॉ है वो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, कूलम्ब्स लॉ भाई, आपका कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच में वो आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि दो चार्जेस है तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर में ही। तो ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा नेचर में, और आपका जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दूसरा भाई, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल जो है वो आपका कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है, मोर होता है। लिख लीजिएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपके डिसिमिलरिटीज हैं। एक मास पे लगता है, एक मास पे लगेगा, एक चार्ज पे लगेगा, एक रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और यहाँ से ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशन लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। आज हम यहीं फिनिश करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका रिलेटिव परमिटिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। ओके, तब तक के लिए बाय।